वेलकम बैक फ्रेंड्स। शोमूस बायोलॉजी के इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में बात करेंगे, जिसे इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। आप जानते हैं इंफ्रारेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवलेंथ से बिलोंग करती हैं। अगर वेवलेंथ को देखें तो ये लार्ज वेवलेंथ है, ये विजिबल वेवलेंथ से बड़ी है जिसे हम देख सकते हैं। इसी कारण हम इंफ्रारेड को नहीं देख पाते हैं। लेकिन ये इंफ्रारेड लाइट अलग अलग केमिकल कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर को, स्पेशली उन मॉलिक्यूल्स के अलग अलग ग्रुप्स या केमिकल ग्रुप्स के स्ट्रक्चर को समझने में बहुत ही बेनिफिशियल है। तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी या केमिकल ग्रुप या ग्रुप रिलेटेड स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। अब इसका क्या मतलब है? आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी डिपेंड करता है। असल में ये किसी मॉलिक्यूल में मौजूद डिफरेंट केमिकल ग्रुप्स के स्ट्रक्चर का पता लगाने में मदद करता है। ज्यादातर फंक्शनल ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप की प्रेजेंस आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से अच्छी तरह से पता लगाई जा सकती है। अननोन केमिकल कंपाउंड के स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमारे पास अलग अलग टेक्निक्स हैं, जैसे एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी या मास स्पेक्ट्रोमेट्री है। लेकिन ये आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको पूरे केमिकल कंपाउंड के बारे में डेटा देने के लिए पावरफुल नहीं है, लेकिन ये फंक्शनल ग्रुप के बारे में आइडिया देने के लिए काफी है, जो टारगेट मॉलिक्यूल से जुड़े हैं, जिसके साथ आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी एक बहुत ही सिंपल प्रिंसिपल पर वर्क करता है, और वो प्रिंसिपल अलग अलग एटम्स के बीच का बॉन्ड होता है। केमिकल कंपाउंड में प्रेजेंट एटम्स एक दूसरे से किसी सिंगल बॉन्ड से या डबल बॉन्ड से या फिर ट्रिपल बॉन्ड से बॉन्ड या लिंक होते हैं। तो वो मॉलिक्यूल्स पूरे प्रोसेस में सैचुरेशन या अनसैचुरेशन के साथ हो सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि वो बॉन्ड्स कैसे बिहेव करते हैं, क्योंकि आप बॉन्ड्स को देखें तो केमिकल कंपाउंड और एटम्स बॉन्ड से लिंक होते हैं, और वो बॉन्ड्स परमानेंट नहीं होते हैं, वे फिक्स नहीं होते हैं, वे हमेशा अलग अलग तरह के मोशन में इन्वॉल्व रहते हैं। ये वाइब्रेशन हो सकता है, इन्हें बॉन्ड वाइब्रेशंस के रूप में जानते हैं। वाइब्रेशन का मतलब है, एक एग्जाम्पल देता हूं। एग्जाम्पल के लिए, अगर हम हाइड्रोजन से जुड़े कार्बन के बारे में बात कर रहे हैं या फिर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से जुड़े कार्बन के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो इंटरेक्शन किसी सिंगल बॉन्ड के साथ हो सकता है या डबल बॉन्ड के साथ हो सकता है। लेकिन किसी भी अर्थ में आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये दो एटम्स बस किसी सिंपल लाइन से नहीं जुड़े हुए हैं। आप इसे एक स्प्रिंग की तरह सोच सकते हैं। तो इसका मतलब है, अगर आप इमेजिन करें कि ये अटैच है, ये जैसे ऑक्सीजन के साथ किसी स्प्रिंग से अटैच है। अब देखिए, ये जो स्प्रिंग यहां पर है, ये अब या तो यहां से एक दूसरे के विपरीत जा सकते हैं या फिर एक दूसरे की तरफ जा सकते हैं। तो स्प्रिंग एक दूसरे के विपरीत या कभी कभी एक दूसरे की ओर ड्रैग हो सकते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये ऑसिलेशन है। आप इस तरह का ऑसिलेशन देख सकते हैं और इसे वैगिंग कहते हैं। ये वैगिंग नहीं है, ये स्ट्रेचिंग की तरह है, हम इसको स्ट्रेचिंग कह सकते हैं। तो इसको स्ट्रेचिंग कहते हैं। तो यह बॉन्ड उनका एक स्ट्रेचिंग इफेक्ट हो सकता है। अगर आप इन्हें एक दूसरे से दूर ले जाएं और उन्हें एक दूसरे के करीब ला सकते हैं, जैसे कोई स्प्रिंग करता है। स्ट्रेचिंग भी सभी बॉन्ड्स में हमेशा चलता रहता है। और एक और इफेक्ट है जिसे वैगिंग कहते हैं। वो क्या है? अब इसे समझने के लिए चलिए किसी कंपाउंड को एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, और वो है, चलिए मान लेते हैं फॉर्मल्डिहाइड। तो ये फॉर्मल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है, जिसमें कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होता है। ये कार्बोनिल कार्बन है क्योंकि ये कार्बोनिल ग्रुप है। अगर हम इस खास कार्बोनिल बॉन्ड की बात करें, यहां हाइड्रोजन को भूल जाएं, इस खास कार्बोनिल बॉन्ड की बात करते हैं। आप यहां देखें, इमेजिन करें कि कार्बन ऑक्सीजन से किसी स्प्रिंग के साथ अटैच है। तो यहां पे एक स्ट्रेचिंग इफेक्ट है। ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक स्ट्रेचिंग इफेक्ट है। वो यहां ऐसे स्ट्रेच करते हैं। और एक और इफेक्ट है जिसे हम कंसिडर करेंगे। ऑक्सीजन कार्बन से अटैच होते हैं और इस तरह से ये जिगजैग तरीके से भी रोटेट कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। इसको वैगिंग कहते हैं। ये हेड कुछ इस तरह से मूव करता है, तो ये वैगिंग मूवमेंट है, कुछ ऐसे। तो हमारे पास वैगिंग है और यहां हमारे पास स्ट्रेचिंग है। दो तरह के इफेक्ट्स हम हमेशा देख सकते हैं। तो इस केमिकल कंपाउंड में आप हमेशा स्ट्रेचिंग और वैगिंग को होता देखेंगे।
अब एक फ्रीक्वेंसी है जिससे ये स्ट्रेचिंग कंटिन्यू रहता है और वैगिंग कंटिन्यू रहता है। नॉर्मली इस फॉर्मल्डिहाइड के केस में स्ट्रेचिंग 2 हर्ट्ज होता है और वैगिंग 4 हर्ट्ज माना जाता है। मान लेते हैं हर्ट्ज वो फ्रीक्वेंसी है जिस पर स्ट्रेचिंग या वैगिंग होती है। एग्जाम्पल के लिए स्ट्रेचिंग की फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज होता है और वैगिंग के लिए 4 हर्ट्ज होता है। अब हम इस कंपाउंड के लिए यहां क्या देखते हैं, बॉन्ड्स के चारों ओर इस तरह की रोटेशन एंड वाइब्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जो फंक्शनल ग्रुप के टाइप के बारे में हमें आइडिया देते हैं, जिसकी हम जांच कर रहे हैं। चाहे वो फंक्शनल ग्रुप कार्बोनिल कार्बोनेट से अटैच हो या उससे किसी दूसरे टाइप के बॉन्ड अटैच हो। अलग अलग तरह के बॉन्ड के लिए इसमें अलग अलग तरह के सिग्नेचर मूवमेंट, सिग्नेचर वाइब्रेशन और अलग तरह की स्ट्रेचिंग होती है। ये डबल बॉन्ड है तो इस तरह स्ट्रेचिंग होगा, अगर ये सिंगल बॉन्ड है तो अलग तरीके का स्ट्रेचिंग होगा, अगर ये ट्रिपल बॉन्ड है तो स्ट्रेचिंग अलग होगा। तो इन केमिकल कंपाउंड्स के वेरिएशन से हमें बहुत सारे अलग अलग तरह के डेटा मिलने वाला है, जो हमें यह बताने में मदद करेगा कि हम कौन से कंपाउंड की बात कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमारे लिए आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का काम टारगेट ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप का पता लगाना है, यही फाइंड आउट करना है हमें। अब असल में आईआर स्पेक्ट्रोमीटर क्या करता है, आइए यहां देखते हैं। आइए इस कंपाउंड को हम एग्जाम्पल के तौर पर लें और हम आईआर स्पेक्ट्रोमीटर में यहां क्या करते हैं कि बस हम इंफ्रारेड रेडिएशन डाल रहे हैं। चलो मान लेते हैं कि ये गन है इंफ्रारेड, यहां से ये वो जगह है जहां से इंफ्रारेड आ रहा है। हम इसे बस एक लाइट सोर्स के रूप में लिखते हैं क्योंकि ये लाइट सोर्स है। हम इसे नहीं देख सकते हैं क्योंकि यहां इसका वेवलेंथ लंबा होता है, इसके अलावा इसका वेवलेंथ नंबर भी थोड़ा ज्यादा है। तो ये इंफ्रारेड रेडिएशन है। देखिए यहां से लाइट सोर्स आ रहा है और यहां ये केमिकल मॉलिक्यूल है। तो चलिए मैं केमिकल मॉलिक्यूल को कुछ ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं। अब हम इस इंफ्रारेड लाइट की फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं जो कंपाउंड को हिट कर रहा है। इसको ऐसे समझें, आईआर 1 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी में मूव कर रहा है। अब हमें पता है कि इस कंपाउंड में वाइब्रेशंस, स्ट्रेचिंग एंड वैगिंग ये सभी मूवमेंट्स में है। इनमें से कोई भी 1 हर्ट्ज के नहीं है। स्ट्रेचिंग 2 हर्ट्ज के एंड वैगिंग 4 हर्ट्ज के हैं। तो जैसा कि ये आईआर इस मॉलिक्यूल पे 1 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी में हिट कर रहा है, तो इस मॉलिक्यूल पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये कंपाउंड उनमें से किसी को भी अब्सॉर्ब नहीं करेगा, ये इन सभी को एमिट कर देगा। तो ये बात है, आईआर 1 हर्ट्ज पे हिट कर रहा है। मॉलिक्यूल में इतनी फ्रीक्वेंसी में कुछ नहीं होता, इसमें बॉन्ड एक्सप्रेशन नहीं होता। तो ये सारी लाइट जो मॉलिक्यूल से पास हो रहा है वो पूरी तरह से पास हो जाता है, कोई भी लाइट अब्सॉर्ब नहीं होती। इसके आखिर में, इसके चेंबर के आखिर में हमारे पास डिटेक्टर होता है। हमेशा आखिर में ही डिटेक्टर होता है। बिग डी माने डिटेक्टर, इसलिए डिटेक्टर एमिट होने वाली 100% लाइट्स को डिटेक्ट करता है, इनमें से कोई भी अब्सॉर्ब नहीं होता है। तो जब डिटेक्टर डिटेक्ट करता है तो डिटेक्टर कंप्यूटर से कनेक्ट होता है और वो भी मॉनिटर स्क्रीन से कनेक्ट होता है, जहां हम एक ग्राफ बनते हुए देख सकते हैं। अब अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो वो कैसा दिखेगा, क्या वो कुछ ऐसा दिखेगा। अगर मैं एक्स एक्सिस पे ग्राफ ऐसे बनाऊं तो यहां पर होगा परसेंट एमिटेंस। देखिए अब यहां पर मैं लिख देता हूं, तो यहां जो परसेंट एमिटेंस होगा, नहीं यहां पर होगा परसेंट एमिशन, और सॉरी ये एक्स एक्सिस पर नहीं वाई एक्सिस पर होगा। एक्स एक्सिस में दे हमारे पास वेव नंबर है जो इनवर्स सेंटीमीटर में है और हम इसे गेस कर सकते हैं। तो चलो अब मान लेते हैं कि यहां इस पॉइंट पर 4000 है या यहां 500 इनवर्स सेंटीमीटर। ओके, तो ये बात है। और यहां पे हमारे पास टॉप पर 100% इमिशन है और शुरुआत में 0% इमिशन है। तो ये इमिशन स्केल है। हम यहां देख सकते हैं कि जब ये सारी लाइट पास हो जाती है तब इनमें से कोई भी अब्सॉर्ब नहीं होती है। तो हम देखते हैं कि यहां शुरुआत में ही 1 हर्ट्ज के साथ 100% एमिशन है। हम अपनी समझ के लिए हम हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी में ये कैलकुलेशन आसान तरीके से कर लेते हैं जिस फ्रीक्वेंसी की हम बात कर रहे हैं। तो यहां पर हम 1 हर्ट्ज पर 100% एमिशन देखते हैं। ओके, अब मान लेते हैं आईआर लाइट की फ्रीक्वेंसी को बदल लेते हैं जो जा रही है। चलो अब मान लेते हैं कि हम 2 हर्ट्ज के साथ जाते हैं, तो क्या होगा।
हम जानते हैं कि ये C&O डबल बॉन्ड ये 2 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी में स्ट्रेच करते हैं और वो 4 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी में वैग करते हैं, राइट? तो इस मॉलिक्यूल को हिट करने वाली इस IR की फ्रीक्वेंसी कार्बोनिल कार्बन और ऑक्सीजन के बीच स्ट्रेचिंग की फ्रीक्वेंसी से मैच करती है, जो कि 2 हर्ट्ज है। ये कंपाउंड सबसे ज्यादा लाइट और सबसे ज्यादा IR स्पेक्ट्रम को अब्सॉर्ब करेगा। ज्यादातर इस लाइट को यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड अब्सॉर्ब कर लेगा और थोड़ा सा पास होगा, बहुत ही थोड़ा सा। थियोरेटिकली इसे सारा लाइट अब्सॉर्ब करना चाहिए क्योंकि इसको एनर्जी सोर्स मिला है और ये खुद स्ट्रेच कर रहा है। लेकिन कभी कभी आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के कारण देख सकते हैं कि इस यूवी रेडिएशन का कुछ हिस्सा डिटेक्टर तक भी पास हो रहा है, लेकिन डिटेक्टर बहुत ही कम अमाउंट में डिटेक्ट कर रहा है, जो बैकग्राउंड नॉइज की तरह काम करता है और वो हमें पता चलती है। तो यहाँ 2 हर्ट्ज के लिए अगर आप दूसरे 2 हर्ट्ज को देखें तो आपको इसमें एक शार्प ड्रॉप नजर आएगा। क्या नजर आएगा? एक शार्प ड्रॉप। किस में ड्रॉप नजर आएगा? एमिशन में। चलिए वापस चलते हैं अब 3 हर्ट्ज पर। अगर हम अब 3 हर्ट्ज एमिट करते हैं तो उनमें से कोई भी नहीं करेगा, इस कंपाउंड का भी कोई नहीं करेगा। कहीं उनकी फ्रीक्वेंसी 3 हर्ट्ज होती है तो वो इसे अब्सॉर्ब नहीं करते बल्कि उसे बाहर ही छोड़ देते हैं, तो ज्यादातर लाइट एमिट होगी। तो दोबारा फिर 3 हर्ट्ज में आपको स्टेडी मिलेगा, 100% एमिशन मिलेगा। अब फाइनली इसे 4 हर्ट्ज के साथ चलते हैं। एक बार फिर से ये 4 हर्ट्ज में फायर करता है तो IR रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी 4 है। हर्ट्ज दोबारा से वैगिंग मूवमेंट को इंस्पायर करता है, तो इसका ज्यादातर हिस्सा अब्सॉर्ब हो जाएगा, बहुत ही कम इमिट होगा जो बैकग्राउंड नॉइज के तौर पर काम करेगा। उस केस में हम ड्रॉप देखते हैं 4 हर्ट्ज का। तो हम ऐसे ग्राफ देख सकते हैं, इस तरह के ग्राफ आप देखेंगे। ये IR स्पेक्ट्रा के लिए बहुत कॉमन टाइप का ग्राफ है। आपको डाउन बहुत चीजें दिखेंगी, जैसे नॉर्मली ये 100% एमिटेंस होता है, पर आप अब्सॉर्बेंस देखेंगे। ये एमिटेंस में ड्रॉप मतलब अब्सॉर्बेंस है, इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। एब्सॉर्बेंस, जब भी एब्सॉर्बेंस हो इसका मतलब है कि जो मॉलिक्यूलर कंपाउंड जिसको हम टेस्ट कर रहे हैं वो IR और उसके स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी को अब्सॉर्ब कर रहा है, और जो स्ट्रेचिंग और वैगिंग की फ्रीक्वेंसी यानी कि मैच करता है फंक्शनल ग्रुप के साथ। अब ये फंक्शनल ग्रुप्स की वाइब्रेशन स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप्स के लिए स्पेसिफिक है। इस कार्बोनिल के लिए ये फिक्स हो जाएगा। ये स्ट्रेचिंग के लिए 2 हर्ट्ज, वैगिंग के लिए 4 हर्ट्ज है। अब याद रखिए, ये भी इस मॉलिक्यूल की सिचुएशन और दूसरे ग्रुपों को कैसे प्लेस करता है इसके आधार पर भी काफी हद तक बदल सकता है। ये इतना इजी नहीं है, हमने बहुत ही सिंपल एग्जांपल लिए हैं। मल्टीपल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं और इसका असर दूसरे ग्रुप्स के प्रेजेंस पर भी पड़ेगा। और दूसरी बात, यहाँ 2 कंपोनेंट जो इस केस में कार्बन और ऑक्सीजन है, इनके बीच प्रेजेंट बॉन्ड के बीच की लेंथ पर डिपेंड करता है। क्योंकि ये एक डबल स्ट्रैंडेड बॉन्ड है तो इस कारण स्ट्रेचिंग, मूवमेंट और वाइब्रेशन भी अलग अलग होंगे। सिंगल बॉन्ड पर वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो वो भी चेंज हो जाएगी। तो बॉन्ड के नंबर के बेस पर ये भी अलग अलग होगा और बॉन्ड की लेंथ भी अलग अलग होगी। तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा हद तक मैटर करती है और दूसरे ग्रुप्स का प्रेजेंस भी डिसाइड करता है कि ये कितना अब्सॉर्बेंस होगा। तो ये एक तरह से पूरी प्रोसेस है। तो अब अगर आप इन कुछ ग्राफ को देखें तो आप 100% एमिटेंस देखेंगे और एक्स एक्सिस में आपको वेव नंबर के साथ साथ बहुत सारा डाटा मिलेगा। वेव नंबर में डेटा का मतलब है कि ये वेव नंबर के सेंटीमीटर इनवर्स के वैल्यू हैं और आपको यहां 4000 और 500 दिखाई देगा। तो ये आपको अरे के बारे में आइडिया देगा। ऐसा नहीं है कि हम यहां इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, तो चलिए मैं यहां इसको इरेज कर देता हूं। आइए अब इसके बारे में नहीं बात करते हैं। चलिए मान लेते हैं कि हम ग्राफ के बारे में बात कर रहे हैं और वेव नंबर के डेटा, इंफ्रारेड और वेव नंबर के बारे में बात कर रहे हैं। हम यहाँ 4000 के बारे में बात कर रहे हैं और यहाँ हम केवल 500 मान सकते हैं और यहाँ हम वाई एक्सिस में अलग अलग एमिशन देखते हैं। तो अगर आप यहाँ पे बहुत ध्यान से देखें तो आपको बहुत सारे अलग अलग पीक्स दिखेंगे, जैसे कि पीक्स ऐसे नीचे जा रहे हैं और आखिर में एक स्पेसिफिक पॉइंट के बाद आपको ये कुछ ऐसे दिखेंगे।
वो क्या है मैं थोड़ी देर में समझाता हूं। आईआर स्पेक्ट्रा डेटा में से किसी को देख करके आप भी इस तरह से यहां पर दो सेगमेंट को फॉर्म कर सकते हैं। एक तो ये पूरी तरह से वेव नंबर पे डिपेंड करता है जिसे हम इस वेवलेंथ के लिए देख रहे हैं, वेव नंबर देख रहे हैं। ये 4000 से 1800 तक के रेंज से बिलोंग करता है और फिर 1800 से 500 तक की एक और रेंज है। ज्यादातर 4000 से 1800 तक डेटा का वह एरिया है जो ये रिप्रेजेंट करता है। ये फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। मोस्टली ये सभी स्पेसिफिक बेसिक फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है जिन्हें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जानते हैं। ये सारे फंक्शनल ग्रुप 4000 से 1800 तक हैं। लेकिन अब अगर हम 1700 से 500 तक जाएं तो वो रेंज ज्यादातर बहुत छोटे छोटे चेंजेस से भरी हुई है जो कि फंक्शनल ग्रुप्स के बीच में होते हैं और ये बहुत स्पेसिफिक होता है और वो भी कुछ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स के लिए। तो वो स्पेक्ट्रा का रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है और स्पेक्ट्रा के रीजन के एंड पे जो रेजोल्यूशन होता है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसे कहा जाता है फिंगरप्रिंट रीजन। इस पहले एरिया को फंक्शनल ग्रुप रीजन कहते हैं क्योंकि ये आपको केमिकल कंपाउंड के फंक्शनल ग्रुप के बारे में आइडिया देगा जो बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया है। लेकिन दूसरा आपको एग्जैक्ट टाइप के फंक्शनल ग्रुप के बारे में आइडिया देगा जिसकी हम बात कर रहे हैं। वो आपको आइडिया देगा कि किस तरह के एटम एक दूसरे के पास मौजूद है। ये फिंगरप्रिंट रीजन के तौर पर जाना जाता है। चूंकि ये फिंगरप्रिंट रीजन है इसी कारण हम सभी के लिए फिंगरप्रिंट यूनिक होता है। तो फिंगरप्रिंट रीजन का मतलब है कि ये रीजन उन सभी केमिकल कंपाउंड्स के लिए यूनिक होगा और यही तो मेन आइडिया है और यही तो आइडिया है। तो इसे पाने के लिए अगर हमें इस तरह का एक ग्राफ मिलता है और अगर आपको उन दो चीजों के साथ साथ फंक्शनल ग्रुप और फिंगरप्रिंट के बारे में आइडिया मिलता है तो ये हमें आइडिया देगा कि हम किस प्रकार के केमिकल कंपाउंड के बारे में बात कर रहे हैं। और आईआर असल में यही करता है। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी हमें मॉलिक्यूल के बारे में आइडिया पाने में हेल्प करेगा और ग्रुप की प्रेजेंस हमारे लिए ये गिनने के लिए बहुत फायदेमंद होगा कि हम किस प्रकार के मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रहे हैं। ये इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में था। उम्मीद है आपको ये प्रोसेस समझ आया होगा। पसंद आया तो लाइक बटन दबाएं। ऐसे और वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों से शेयर करें। थैंक यू।